जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डीके सिंह, यूनिवर्सिटी टॉपर। जैसे कि आप लोग 12th क्लास लेवल की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टडी कर रहे थे और उसी के क्रम में ये 9th लेक्चर है जो आपके सिलेबस को और बूस्टअप देगा, यानी स्ट्रेंथ देगा। आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो हम लोग देखते हैं, पहले सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि चलते रहोगे अपने पथ पर, चलते रहोगे अपने पथ पर तो चलने में माहिर बन जाओगे, तो चलने में माहिर बन जाओगे। या तो मंजिल मिल जाएगी या तो एक अच्छा मुसाफिर बन जाओगे, या तो एक अच्छा मुसाफिर बन जाओगे। तो हम लोग चलते हैं उसी क्रम में अपने पथ पर अगले जो है सिलेबस की ओर। और आप देखेंगे, आप आज का आपका सिलेबस है लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की सीमाएं क्या हैं, कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, यानी कूलम्ब्स लॉ में क्या क्या कमियां थी, कूलम्ब्स लॉ कहाँ कहाँ मान्य नहीं होता है। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम्स आपके सामने आता है तो आप इन बातों को याद रखेंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मुख्य रूप से इसे पूछा जाता है और आप इन्हीं बातों को अपने कॉपी में आंसर शीट में लिख देंगे, आपकी क्वेश्चन जो है उसके आंसर कंप्लीट हो जाएगी। तो लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ यानी कूलम्ब्स लॉ की सीमाएं या कूलम्ब्स लॉ की कहाँ कहाँ जो यानी गलतियां हैं, कौन सी कमियां हैं, आप इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बाबू मेरे, कूलम्ब्स लॉ जो है आपको पता है कि कूलम्ब्स लॉ जो है केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। कहता है कि इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेज। पॉइंट चार्ज का मीनिंग है कि एकदम छोटे चार्जों के लिए यह वैलिड है, बहुत बड़े पार्टिकल्स के लिए, बहुत बड़े चार्ज के लिए जो है ये वैलिड नहीं होता है। मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे। फिर ये कहता है कि कूलम्ब्स लॉ जो है यूनिफॉर्म बॉडी के लिए ही, यानी वो भी यूनिफॉर्म बॉडी में भी स्फेरिकल और पॉइंट चार्ज, नॉन यूनिफॉर्म जो है चार्ज बॉडी के लिए डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज बॉडी है तो कूलम्ब्स लॉ उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर दो चार्ज पार्टिकल है और उसके बीच की डिस्टेंस बहुत क्लोजेस्ट हो जाए तो उस इंस्टेंट में भी कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होता है, यानी कूलम्ब्स लॉ जो है डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। कूलम्ब्स लॉ की अगर बात किया जाए तो कूलम्ब्स लॉ जो है यानी किन किन जगहों पे एप्लीकेबल होता है, किन किन जगहों पर कूलम्ब्स लॉ डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। जिस कंडीशन में कूलम्ब्स लॉ डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है उसी को हम लोग लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानेंगे। और आपको ये लिमिटेशन याद रखना है मेरे बाबू। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। कह रहा है कि इट्स ओनली एप्लीकेबल टू स्टैटिक्स चार्जेज। ये केवल रेस्ट चार्ज के लिए ही वैलिड है। अगर बाबू मेरे दो चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो उस कंडीशन में कूलम्ब्स लॉ जो है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है, चार्ज के मोशन में रहने के कारण इलेक्ट्रिकल फोर्स के साथ साथ उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट भी आने लगती है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है, यानी जो रेज कूलम्ब्स लॉ होता है, वो डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। इसलिए आप याद रखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ केवल दो रेस्ट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में ही वैलिड होता है। अगर ये चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड जो है इफेक्टेड होने लगता है और कूलम्ब्स लॉ वहाँ डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आप याद रखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ ओनली एप्लीकेबल टू, यानी इट्स ओनली एप्लीकेबल टू स्टैटिक्स चार्ज, दैट मीन्स रेस्ट चार्ज। यह केवल विराम आवेशों के लिए ही संभव यानी होता है, ये केवल विराम आवेशों के लिए ही वैलिड होता है, मान्य होता है। नेक्स्ट करें कि इट ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेज। मेरे बाबू ये केवल पॉइंट चार्जों के लिए है, केवल बिंदु आवेश के लिए है। यानी अगर पॉइंट चार्ज है तभी ये पॉसिबल है। अगर चार्ज जो है पॉइंट चार्ज नहीं है, कोई बहुत बड़ी है या कोई नॉन यूनिफॉर्म यानी चार्ज रॉड है, तो उस कंडीशन में कूलम्ब्स लॉ डायरेक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। मैं आपको दिखाता भी हूँ। फिर करें कि इट्स नॉट वैलिड फॉर
नियरेस्ट चार्ज बॉडी, यानी दो चार्ज पार्टिकल के बीच की दूरी बहुत, यानी कि दो चार्ज बॉडी है और उसके बीच की दूरी बहुत क्लोजेस्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। यानी कह रहे कि यह बहुत नज़दीक या आवेशित वस्तुओं के लिए मान्य नहीं होता है। फिर आप याद रखेंगे इट्स नॉट वैलिड फॉर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज बॉडी, इट्स नॉट वैलिड फॉर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज बॉडी, यह असमरूप जो है आवेशित वस्तुओं के लिए मान्य नहीं होता है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे लाल लालियों। इसको हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं मेरे बाबू। कह रहा है कि कूलम्ब्स लॉ जो है केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है और बड़ी के लिए वैलिड नहीं होता है। आप समझो कि ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है और ये भी मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है। आप सीखना इसको, ये दो पॉइंट चार्ज है। सपोज करो मेरे लाल लालियों ये Q1 है और ये Q2 है और इसके बीच की डिस्टेंस R है। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। तो अब आप जानते हो कि इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। ये तो सही है, बट सोचो मेरे बाबू कि अगर ये चार्ज पार्टिकल काफ़ी बड़ी हो जाती है, अगर ये चार्ज पार्टिकल काफ़ी बड़ी हो जाती है, अब सोचो कि ये चार्ज पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है इस पर भी समझना। मान लो मेरे बाबू मेरे लाल लालियों कि ये कोई दो स्फीयर्स हैं जिनके ये सेंटर है। इस स्फीयर का रेडियस सपोज करो कि R है और इस स्फीयर का भी रेडियस मान के चलो कि R है, साथ साथ इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये 3R है, ये बीच की डिस्टेंस जो है 3R है। तो सीधी सी बात है, आप जानोगे कि इन दोनों स्फीयर के सरफेस के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो R हो जाएगी, क्योंकि ये तुम्हारा R है और फिर ये भी R है। अब देखो सोचो मेरे बाबू, अगर मैं इसको चार्ज कर देता हूं, अगर मैं इसको चार्ज कर देता हूं, सोचो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और मान के चलो कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इसको सीखना है बेहतरीन तरीके से। तो अब देखो अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, नियरेस्ट है, यानी एक के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में दूसरा है, यानी एक जो चार्ज है उसकी जो अपनी फील्ड है उसके अंडर में दूसरा चार्ज है, तो आपको जैसे कि पता है कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है मेरे बाबू, रिपेल करता है। तो ये जो पॉजिटिव है इस पर जो सिचुएटेड नियरेस्ट सरफेस पे जो पॉजिटिव है उसको अपोज करेगा, जिसके वजह से इधर से चार्ज की जो डेंसिटी होगी कम हो जाएगी और इधर शिफ्ट कर जाएगी, और इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसके सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल करेगा, जिसके वजह से यहाँ पर भी जो है चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी। और ये जो कंडीशन है, मान लो मेरे बाबू कि ये सेम स्फीयर्स हैं, तो ये जो एरिया होगा इसका और इसमें जो ये एरिया होगा, आप देखोगे मेरे बाबू मेरे लाल लालियों, आप ध्यान दोगे इस साइड में चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इस साइड में चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इधर भी इस साइड में चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी और इस साइड पे चार्ज की डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, इस साइड में चार्ज की डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो जो दोनों सेंटर से सेंटर जो हम लोग डिस्टेंस ले रहे थे, यानी पहले जो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस आपकी 3R हो रही थी, अब जो नेट चार्ज होगा, यानी इस स्फीयर का जो नेट चार्ज होगा, उस नेट चार्ज की अगर सेंटर की बात किया जाए तो ये नेट चार्ज का सेंटर यहाँ नहीं हो करके थोड़ा सा पीछे हट जाएगा, यानी हो सकता है कि ये इधर हट जाए, नेट चार्ज की जो पोजीशन होगी वो इधर हो जाए, और इस कंडीशन में भी नेट चार्ज की पोजीशन इधर हो जाएगी, नेट चार्ज की पोजीशन इधर हो जाएगी। तो जो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा, जो रियल डिस्टेंस वो इतना है, यानी जो रियल डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो इतना है, बट जो इफेक्टिव डिस्टेंस है, जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो 3R से ग्रेटर देन होगी, 3R से ग्रेटर देन हो जाएगी, यानी ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी।
तो कूलम्ब्स लॉ के लिए अगर जब आप फार्मूला भरेंगे रियल डिस्टेंस, तो जो प्रैक्टिकल वैल्यू होगा, जो एक्चुअल वैल्यू होगा, और जो यानी कि इफेक्टिव वैल्यू होगा, और जो फार्मूले से वैलिड होगा, ये दोनों में बहुत डिफरेंस मिलेगा। दोनों सेम नहीं होगा। फिर से समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। इसमें ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन इस पे दिए जाते हैं मेरे लाल लालियों। आप ध्यान देंगे कि दोनों चार्ज पार्टिकल, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं मेरे बाबू, बस आप मेरे साथ जुड़े रहो, बिल्कुल समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। आप जैसे कि जानते हो कि लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इस पर का जो चार्ज होगा इस सरफेस के चार्ज को रिपेल करेगा, इधर से चार्ज कुछ इधर शिफ्ट कर जाएगा, और इस पे के जो चार्ज, इस पर जो चार्ज है ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, जिसके उधर से इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो इधर चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इधर भी चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इस एरिया में चार्ज की डेंसिटी घट जाएगी। तो जो नेट चार्ज का जो सेंटर आपका बिल्कुल आपने सेंटर माना था कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, वह जो सेंटर होगा थोड़ा सा पीछे हट जाएगा, ये जो सेंटर होगा थोड़ा सा पीछे हट जाएगा। तो कूलम्ब्स के नियम के हिसाब से जब आप फार्मूले भरोगे तो 3R यूज करोगे, लेकिन प्रैक्टिकल जो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, उस कंडीशन में जो 3R भरोगे तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा उससे डिफर कर जाएगा, यानी डिफरेंट हो जाएगा। और डिफरेंट होना इस बात को प्रमाणित करता है, डिफरेंट होना इस बात को प्रूफ करता है कि जब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से नियरेस्ट होता है, क्लोजेस्ट होता है, तो उस कंडीशन में कूलम्ब्स लॉ डायरेक्ट अप्लीकेबल नहीं होता है मेरे बाबू, डायरेक्ट अप्लीकेबल नहीं होता है। तो फिर ये अगर दो चार्ज बॉडी काफ़ी बड़ी है तो उस कंडीशन में भी कूलम्ब्स लॉ डायरेक्ट अप्लीकेबल नहीं होता है। बट ये पॉइंट चार्ज है मेरे बाबू, आप समझोगे कि अगर ये पॉइंट चार्ज है और ये भी पॉइंट चार्ज है, तो इसके सेंटर और इफेक्टिव सेंटर और रियल सेंटर में कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होने वाला है। इफेक्टिव सेंटर और रियल सेंटर में कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होने वाला है, ये अप्रोक्सीमेट सेम होता है। इसलिए कूलम्ब्स लॉ जो होता है इस कंडीशन में डायरेक्ट अप्लीकेबल हो जाता है। इनटू कूलम्ब्स लॉ केवल किसके लिए वैलिड होगा? पॉइंट चार्ज के लिए। कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड होगा मेरे बाबू? ओनली पॉइंट चार्ज। अगर चार्ज बॉडी का साइज बहुत बड़ा होता है तो उस कंडीशन में भी कूलम्ब्स लॉ डायरेक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। चार्ज बॉडी एक दूसरे के क्लोजेस्ट होती है तो उस कंडीशन में भी ये कूलम्ब्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। चार्ज बॉडी जो है मेरे बाबू, सोचो कि अगर चार्ज बॉडी जो है ऐसे हो जाती है, ये सपोज करो कि कोई रड है जो चार्ज रड है और यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज पार्टिकल है। अब आपसे कोई पूछे कि इसके बीच में सपोज करो इस पर चार्ज क्यू है, इस पर चार्ज स्मॉल क्यू है, अब आपसे कोई पूछे कि इसके बीच में कूलम्ब्स लॉ कितना होगा, तो आप डायरेक्ट जो है यानी इसके बीच की डिस्टेंस सपोज करो यहाँ से ये रड की लेंथ है कुछ, मान लो यूँ सपोज करो L है, रड की लेंथ L है और इसके बीच की डिस्टेंस सपोज करो मैं ला ली स्मॉल a है। आप डायरेक्ट जिसकी जो है यानी कि कितना भरोगे डिस्टेंस, ये अप्लीकेबल डायरेक्ट होगा ही नहीं। तो नॉन यानी कि अगर चार्ज बॉडी जो पॉइंट चार्ज नहीं होकर के कोई बड़ी सी लंबी सी टेढ़ी मेढ़ी बॉडी हो जाती है या सीधी बॉडी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी कूलम्ब्स लॉ डायरेक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। चार्ज बॉडी अगर बहुत बड़ी होती है तो उस कंडीशन में भी कूलम्ब्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। चार्ज बॉडी के बीच की डिस्टेंस अगर बहुत छोटी होती है तो उस कंडीशन में भी कूलम्ब्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। कूलम्ब्स लॉ केवल रेस्ट चार्ज में और पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल होगा। तो मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अगर आप लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ समझ गए हैं तो चलिए हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है मेरे बाबू, कह रहा है कि टू इक्वल स्फीयर्स आर आइडेंटिकली चार्ज्ड। समझिएगा, दो इक्वल स्फीयर जो बिल्कुल सेम चार्ज रखते हैं, कर कि विथ क्यू यूनिट, स्मॉल क्यू यूनिट से दोनों चार्ज हैं, कर क्या ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेपरेटली, यानी दोनों जो है क्यू यूनिट से चार्ज होते हैं। कर कि व्हेन दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 3r, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब दोनों स्फीयर एक दूसरे से 3r पर सिचुएटेड होते हैं, फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, यानी कि दोनों स्फीयर के बीच जो डिस्टेंस है वो 3r है, यानी एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच की डिस्टेंस। करें कि वेयर
आर इज द रेडियस ऑफ आइदर स्फीयर, यानी प्रत्येक ईच स्फीयर का रेडियस कितना है मेरे बाबू, आर है। करे कि द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम, तो आपको बताना कि फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम इनमें से कौन सही होगा। आप कमेंट करके बताओ। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मेरे बाबू, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लेवल धीरे धीरे हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। देखिएगा, दो स्फीयर है, मैं जो हिंदी भाषी बच्चे हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कत होती होगी, बट न्यूमेरिकल के लिए हिंदी इंग्लिश कोई मायने नहीं रखता, आपको क्वेश्चन तो बनाना ही है। हिंदी में पढ़ के आप कौन सा कंपटीशन तीर मार लोगे, जो भी बड़े कंपटीशन हो गए उसमें क्वेश्चन तो इंग्लिश ही बेस्ट होता है, और वो भी साइंस का अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो इंग्लिश बेस्ट होता है मेरे लाल लियो। करेगी टू इक्वल स्फीयर, दो बिल्कुल इक्वल स्फीयर है मेरे बाबू, दो बिल्कुल इक्वल स्फीयर है कि ये ले लो और दूसरा ये ले लो, दो सपोज करो कि दोनों इक्वल स्फीयर है और एक की रेडियस है मेरे बाबू आर और दूसरे की रेडियस है ये भी है आर, दूसरे की भी रेडियस कितनी है मेरे बाबू, दूसरे की भी रेडियस है आर, और दोनों स्फीयर के बीच का जो डिस्टेंस है ये है 3r, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 3r। देख लो मेरे लाल लाल, ये 3r है, और बिल्कुल दोनों के सेम चार्ज दिया जाता है, इसको भी चार्ज क्यू दिया गया है और इसको भी चार्ज क्यू दिया गया है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दूसरा करा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 9r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, और नॉन ऑफ दीज। आप कमेंट करके बताओगे मेरे लाल लालियों, कमेंट करके बताओगे कि कौन सही है। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आप समझ सकते हो, ये r हो जाएगी। कमेंट करके बताओ। चलो, बहुत सारे बच्चों ने बहुत बेहतरीन कमेंट किया है, बहुत सारे बच्चों ने की कमेंट मैं देख भी रहा हूं, और कुछ लोग तो बिल्कुल साइलेंट है, ये सोच रहा कि रोज न्यूमेरिकल ही पढ़ाएगा क्या। अरे मेरे बाबू, तो न्यूमेरिकल तो पढ़ना ही पड़ेगा, कल्याण तो न्यूमेरिकल में ही छुपा है, तो आपको न्यूमेरिकल तो दिखना ही पड़ेगा। हाँ, आज अगर हम लोग थोड़ी सी स्टैंडर्ड लेवल की न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और जैसे इस टाइप के न्यूमेरिकल हम बनाएंगे, नेक्स्ट टाइम से अगले लेक्चर में जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चलेंगे, यानी हो सकता है कि इसी जो है लेक्चर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ जाएं। बट आप ध्यान देंगे, कह रहा है कि अगर बाबू मेरे हम लोग इसको चार्ज करते हैं प्लस क्यू, मान लो मेरे लाल लालियों, सपोज करो कि इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज देते हैं प्लस क्यू, तो पूरी चार्ज जो होगी एक इस स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, इस पर भी जो है क्यू चार्ज देते हैं, इस पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। और जैसा कि आपको पता है कि इसके बीच की डिस्टेंस जो है स्फीयर के रेडियस के रेंज में जो है यानी नेग्लिजिबल नहीं है, तो सीधी सी बात है, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज यहाँ का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इधर थोड़ी चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी, इधर थोड़ी चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी, और बाकी के चार्ज होंगे इधर शिफ्ट कर जाएंगे, इधर चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इधर चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इधर चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो अब बताओ मेरे लाल लालियों, क्या इस Q और Q का सेंटर ये है, इस पूरे चार्ज के सेंटर यहाँ पर है, क्या इस पूरे चार्ज का सेंटर यहाँ पर है? तुम हाँ या ना में बताओ, यस और नो में बताओ कि क्या इस पूरे चार्ज Q का अगर सेंटर माना जाए तो ये जो स्फीयर का सेंटर है, यानी कि इसको सेंटर को अगर मैं O मान लूँ, O1 मान लूँ और इसके सेंटर को O2 मान लूँ, तो क्या O1 और O2 एक्चुअल में इस चार्ज के सेंटर हैं? बोलो यस और नो। क्या ये O2 जो है इस चार्ज का सेंटर है? बिल्कुल नहीं मेरे बाबू। आप देखोगे तो इसके इस एरिया में जो चार्ज का अमाउंट है, इस एरिया में जो चार्ज का अमाउंट है और इस एरिया में जो चार्ज का अमाउंट है, दोनों में डिफरेंट है, यानी इधर चार्ज की अमाउंट कम है, इधर चार्ज की अमाउंट ज़्यादा हो गई है ड्यू टू रिपल्सन। तो जो हमारा सेंटर होगा, जो इफेक्टिव सेंटर होगा मेरे लाल लालियों, वो थोड़ा सा इधर हो जाएगा, इधर शिफ्ट कर जाएगा। इसको अगर आप O1 माने हो तो इसको O1 डैश मान सकते हो। ये जो इफेक्टिव सेंटर होगा वो इस साइड में शिफ्ट कर जाएगा, इसको तुम O2 डैश मान लो। तो अब जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगी दोनों चार्ज के बीच की, जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगी मेरे बाबू, R इफेक्टिव की बात किया जाए, तो ये ग्रेटर देन होगा किससे? ग्रेटर देन होगा किससे मेरे लाल लालियों?
ये 3R से ग्रेटर देन हो जाएगा। अब आप इसमें चुनो, अगर ये दोनों चार्ज मेरे बाबू अच्छे खासे दूरी पर होते, जिसमें से एक का जो यानी कि एक का चार्ज जो है दूसरे के चार्ज को इफेक्टेड नहीं करता, तो उस कंडीशन में तो आपके लिए ऑप्शन जो है ये बी है, ये सी है और ये डी है। मैंने ध्यान नहीं दिया था, देखिएगा इसमें थोड़ा सा एरर हो गया, ये ए बी सी डी है। तो इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाते कि 1/4 पाई एप्सिलॉन, जैसा कि आप जानते हो फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q इंटू क्यू बोले तो क्यू स्क्वायर, और बीच के डिस्टेंस बोले तो 3R का होल स्क्वायर, यानी कुल मिला के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 9R स्क्वायर। ये कब होता? अगर ये एक दूसरे के चार्ज को इफेक्टेड नहीं करता तब, बट ये चार्ज को इफेक्टेड कर रहा है, इसलिए ये मेरा आंसर हो नहीं सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, और ये तो और भी नहीं हो सकता है। साथ साथ ये देखो क्या 2R स्क्वायर होगा, ये भी नहीं होगा मेरे लाल लालियों। तो इसलिए हमारे लिए ऑप्शन कौन सही है? हमारे लिए ऑप्शन डी ज़्यादा बेटर है। मुझे विश्वास है कि आप कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ से बेस्ट इस क्वेश्चन को आप बहुत बारीकी से समझ गए होंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये भी काफ़ी हद तक इसी से कोरिलेटेड है। कह रहा है क्या सिंपल पेंडुलम। देखिए मेरे बाबू, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये। नीट में, जेई में इससे बड़ी लेवल के क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, नीट हो या जेई हो। अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन से मिलते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं, तो मेरा विश्वास है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है अपने कंपटीशन को क्लियर करेंगे। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार आप एग्जाम देंगे, अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस को बना लेते हैं तो बिल्कुल आपसे जो है एग्जाम का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप जरूर मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको जो है बेहतरीन से बेहतरीन जो है क्वेश्चन से मुलाकात कराऊंगा। कर अ सिंपल पेंडुलम हुज बॉब इज ए कंडक्टिंग ए स्फीयर सस्पेंडेड बाय अ सिल्क थ्रेड, यानी सिल्क थ्रेड मैंने सिल्क के एक धागे से जो है एक सिंपल पेंडुलम की बॉब लटकी हुई है। कह रहा है क्या? सो डेट इट हैंग्स बिटवीन टू मेटल प्लेट्स। ये जो सिंपल पेंडुलम का बॉब है, जो बॉडी है, यानी कि जो हेवी बॉडी होते हैं स्फेरिकल, वह सिल्क के थ्रेड से जो है दो मेटालिक प्लेट के बीच में हैंग्स की गई है, यानी लटकी हुई है। आपको बताना कि वन प्लेट इज अर्थेड, इसमें से वन प्लेट जो है आप देखिए, एक प्लेट को हम लोग ग्राउंड कर दिए हैं, यानी एक प्लेट को अर्थिंग से कनेक्ट कर दिए हैं। ये अर्थेड का सिंबल है मेरे बाबू। कर क्या? when the other plate is connected to a high voltage generator, यानी हाई वोल्टेज जनरेटर से एक बहुत जो है बड़ी, यानी सपोज करो मेरे बाबू, मेरे लाल लालियों, एक बहुत बड़ी पोटेंशियल से इसको बहुत हाई पोटेंशियल मान के चलो पॉजिटिव चार्ज जो है सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिए हैं। ये बहुत हाई वोल्टेज जो है यानी कि सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिए हैं। करे कि द बॉल, यानी कि जो गेंद है, ये क्या करेगा? करे कि इट अट्रैक्टेड टू द हाई वोल्टेज प्लेट एंड स्टे देयर। कर कि ये जो है हाई वोल्टेज प्लेट की ओर खींचा जाएगा और वहीं पे आके रुक जाएगा। क्या ऐसा होगा? फिर कह रहा क्या? हैंग्स विदाउट मूविंग, ये कह रहा कि ये बिल्कुल उसी जगह पे लटके रहेगा बिना जो है इधर उधर हिले हुए, वो उसी जगह पे जो है सस्पेंडेड रहेगा। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा मेरे लाल लालियों? क्या आप बताओगे कि ऐसा होगा? फिर कह रहा कि नेक्स्ट देखो, कह रहा कि स्विंग्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड हीटिंग ईच प्लेट इन टर्न। कह रहा क्या कि ये आगे पीछे हिलेगा और फिर जो यानी कि हीट करेगा, एक कभी इस प्लेट से तो कभी इस प्लेट से, और ये प्रोसेस जो है बार बार रिपीट करता रहेगा। क्या ऐसा होगा? कह रहा कि नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। फिर से चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं मेरे लाल लालियों। आप देखो, आपके सामने एक बहुत बेहतरीन मेटालिक प्लेट दिख रहा है, और ये मेटालिक प्लेट जो है एक बहुत बड़ी सोर्स हाई वोल्टेज की
यानी हाई वोल्टेज की डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दी गई है। अब सोचो कि जैसे ही तुम इसको पॉजिटिव सोर्स से मेरे लाल लालियों जब कनेक्ट करोगे तो सीधी सी बात है कि ये भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव चार्ज प्लेट हो जाएगी, और ये बहुत बड़ी पॉजिटिव चार्ज सोर्स से जुड़ा है इसलिए बहुत हाईली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ये बोथ साइड में बहुत हाईली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। चलो हम लोगों ने इंडक्शन पढ़ा था, जब ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी तो इसकी जो इनर सरफेस होगी, वो कैसी चार्ज हो जाएगी, वो ड्यू टू इंडक्शन ये निगेटिव चार्ज हो जाएगी। और जैसे कि आपको पता है कि आउटर सरफेस को अर्थेड कर दिया गया है, तो आउटर सरफेस पॉजिटिव तो होगी, बट अर्थेड होने के कारण ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड से जो है इलेक्ट्रॉन आकर के इसको न्यूट्रल कर देगा, तो अर्थेड होने की वजह से ये न्यूट्रल हो जाएगी। तो आप देखोगे अर्थेड होने की वजह से ये न्यूट्रल हो जाएगी, अर्थेड होने की वजह से न्यूट्रल हो जाएगी। यहाँ पर देखो आपको एक स्फेरिकल जो है बॉब दिख रहा होगा, ये है सिंपल पेंडुलम की बॉब, और इसको एक थ्रेड से जो है यानी कि एक थ्रेड से यानी एक धागे से जो सस्पेंड कर दिया गया है। और जब इसको सस्पेंड किया गया है तो आपको बताना है कि इसकी क्या सिचुएशन होगी, यानी अगर इसको सस्पेंड किया गया है तो आपको बताना है कि इसकी क्या सिचुएशन होगी, क्या ये यहीं पे स्टे कर जाएगा, रुक जाएगा, या हो सकता है कि बहुत हाई पोटेंशियल वाले सोर्स के साइड में आके चिपक जाएगा, स्टे कर जाएगा, या ये हो सकता है कि इसे कोलाइड करेगा, फिर उधर जाएगा, फिर उधर जाएगा, फिर उधर जाएगा, फिर उधर जाएगा, यानी ऑक्सीलेट करेगा, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो आप आंसर को देखें और क्वेश्चन को देखें और फिर इसके लिए सूटेबल आंसर सेलेक्ट करें। मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे जो है इस क्वेश्चन के लिए आंसर को कमेंट में ABCD लिख पा रहे हैं, यानी कौन सही है उनके हिसाब से। जो भी सही हो आप ABCD के फॉर्मेट में लिख के बताएं। है कोई बहादुर? यदि क्वेश्चन समझ में आता है तो यस, नहीं आता है तो आप नो लिखें। बट मेरे सामने जब आपकी रिस्पॉन्स आती है तो दिल खुश हो जाता है कि आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं। जो बच्चे क्वेश्चन को समझना चाहते हैं वो यस और नो में कमेंट दें। अगर आप समझना चाहते हैं तो यस में लिखें, बाबू मेरे यस में लिखें। अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ, आप यस में लिखें। चलिए मेरे बाबू, मेरे लाल लालियों, बहुत सारे बच्चे जो है सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको जो है यानी इस क्वेश्चन को, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मेरे बाबू मेरे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेरे बाबू, अगर हम पढ़े थे बाबू मेरे इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, तो जरूर आप समझ रहे थे कि अगर कोई चार्ज बॉडी है, और देखिए जो बॉब है वो कंडक्टिंग स्फीयर है, जो बॉब है यानी जो लटकी हुई गेंद है वो कंडक्टिंग स्फीयर है। बाबू मेरे अगर ये पॉजिटिव चार्ज होती है तो आपको पता है कि इंडक्शन के कारण क्या होगा बाबू मेरे, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। जब ये न्यूट्रल बॉडी है तो इंडक्शन के कारण इसके जो नियरेस्ट सरफेस होगा उस पर क्या हो जाएगा मेरे लाल लालियों, निगेटिव हो जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और जो फार सरफेस है इस पर पॉजिटिव हो जाएगा, जो फार सरफेस है इस पर पॉजिटिव हो जाएगा। और ये नियरेस्ट सरफेस जो है इसमें हाई स्ट्रेंथ के कारण, चूंकि ये बहुत बड़ी सोर्स से जुड़ी हुई है तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण ये बहुत जल्दी दौड़ के इधर आएगा, और दौड़ के इधर तो आएगा, आप समझना मेरे बाबू, दौड़ के इधर तो आएगा। जैसे ही ये दौड़ के इस प्लेट से, यानी फर्स्ट टाइम यह जो बॉब होगा दौड़ के इस प्लेट के साथ टच करेगा, और जैसे ही टच करेगा अब बताओ क्या होगा, क्या वो इसके साथ चिपक जाएगा, क्या वो इसके साथ जो चिपक के स्टे कर जाएगा? ऐसा नहीं होगा मेरे लाल लालियों, चूंकि इनिशियली ये न्यूट्रल है। जैसे ही ये इसके साथ आके टच करेगा, ड्यू टू कंडक्शन आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज होगी उस बॉडी को भी पॉजिटिव बना देगी। और जैसे ही ये पॉजिटिव होगा मेरे बाबू, जैसे ही ये गेंद पॉजिटिव होगा एक दूसरे को रिपेल करेगा, और उस रिपल्सन की वजह से ये पीछे भागेगा,
और जब ये पीछे भागेगा तो ये जो प्लेट निगेटिव है वो उसको अट्रैक्ट करेगा और उस अट्रैक्शन के कारण ये दौड़ के यहाँ पहुँचेगा और जैसे ही दौड़ के यहाँ पहुँचेगा फिर इस प्लेट से टच करेगा और जब इस प्लेट से टच करेगा तो इस प्लेट्स की निगेटिव उसको आ करके जो है, चूँकि ये प्लेट बहुत हाईली चार्ज है, उस प्लेट की निगेटिव आके उसको न्यूट्रलाइज करेगी, साथ साथ उसको फिर से निगेटिव चार्ज कर देगी। और जैसे ही निगेटिव होगी मेरे बाबू, जैसे ही निगेटिव होगी, ये निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये फौरन जो है रिपल्सन की वजह से पीछे भागेगा और जब ये पीछे हटने लगे तो ये पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा और जब ये दौड़ के इधर आएगा फिर इसके साथ टच करेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा, निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा, आके निगेटिव से टकराएगा, फिर निगेटिव होगा, निगेटिव रिपेल करेगा और इस तरीके से ये जो है यानी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से इस पूरे जो है सिस्टम में ऑक्सीलेट करने लगेगा। अब आप बताओ आपके लिए ऑप्शन कौन सही है? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना में बताओ मेरे लाल लालियो, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? बताओ हाँ या ना में बताओ ये समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आप ऑप्शन चुनो कौन सा सही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बेहतरीन जवाब, बेहतरीन आंसर लिख रहे हो आप लोग। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो गेंद होगी वो स्विंग्स करेगी और बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में और हीट करेगी दोनों प्लेट्स को बारी बारी। तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी जो है बहुत बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी जो है बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं मेरे लाल लालियों? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बिल्कुल ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है मेरे बाबू। कह रहा है कि 5 बॉल्स नंबर्ड 1 to 5, 5 गेंद हैं। कितने गेंद हैं मेरे बाबू? 5, जिनके नंबर 1 to 5 यानी 1 2 3 4 5, ये 5 गेंद हैं स्पेयर से। कह रहा सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेटेड थ्रेड्स, और सभी जो है अलग अलग थ्रेड से जो है सस्पेंड किए गए हैं, लटकाए गए हैं। सभी जो अलग अलग थ्रेड से सस्पेंड किए गए, लटकाए गए हैं। कह रहे कि पेयर 1 2 मतलब गेंद 1 और गेंद 2, गेंद 1 और गेंद 2 यानी पेयर 1 2, 3 2 4 यानी स्पेयर 2 and 4। कह रहे कि एंड 4 3 सो इलेक्ट्रोस्टैटिक री अट्रैक्शन, यानी गेंद 1 जो है 2 को अट्रैक्ट करता है, ये 2 और 4 भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और 4 और 1 भी जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। कह रहे कि वाइल पेयर 2 3, जबकि मेरे बाबू 2 और 3 एक दूसरे को रिपेल करता है, 4 and 5 एक दूसरे को रिपेल करता है। करेगी सो द रिपल्सन, देयरफॉर 1 मस्ट बी। तब आपको बताना है कि 1 क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है, आप ऑप्शन देखेंगे। पहला कह रहा है क्या कि पॉजिटिवली चार्ज, यानी स्फीयर 1 जो है पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज्ड, 3 कह रहा है कि न्यूट्रल, और आप बाकी आप डी तो समझ सकते हो कि नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है, इनमें से कौन सही है। तो क्या आप आंसर दोगे? मैं 5 सेकंड का समय देता हूं, आप यस और नो में आंसर दें। यदि आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। आप 5 सेकंड का टाइम लीजिए और आंसर को टाइप करके बताइए यस और नो में, या इसमें जो ऑप्शन है ABCD टाइप करें। सबसे पहले क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मेरे लाल लालियों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे बाबू। आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलो, बहुत बच्चों ने कोशिश किया है, आपकी जो है कोशिश को मैं, आपकी कोशिश को मैं 100% जो है प्रयास के लिए जो है मैं आपको बहुत बहुत जो है धन्यवाद देता हूँ। बट बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत है, इसलिए आपको होपलेस नहीं होना, सीख के जाना है। होपलेस नहीं होना है, सीख के जाना है मेरे लाल लालियों, सीख के जाना है। चलो तो हम लोग देखते हैं। कह रहे बाबू मेरे कि कितने स्फीयर से, मान लो बाबू एक रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट से जो है 5 स्फीयर जो है यानी कि 5 थ्रेड सस्पेंड किए गए हैं, 5 थ्रेड जो है सस्पेंड किए गए हैं, यानी 5 धागे जो है लटकाए गए हैं। आप जान लो ये 5 स्फीयर्स हैं और बिल्कुल जो है आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। मान के चलो मेरे बाबू, ये है स्फीयर नंबर 1,
ये है स्फीयर नंबर 2, ये है स्फीयर नंबर 3, ये है स्फीयर नंबर 4 और ये है स्फीयर नंबर 5। मान लो मेरे लाल लियो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 5 स्फीयर्स हैं जो रिजिड सपोर्ट से किसी बहुत सॉफ्ट जो है धागे से सस्पेंड किए गए हैं। आप देखो कि सभी जो है अलग अलग स्ट्रिंग से सस्पेंड किए गए हैं, आपको दिख रहा होगा। अब आप कंडीशन पढ़ो, उसमें कंडीशन पढ़ो मेरे लाल लालियों, आप ध्यान दो। यहाँ कह रहा है क्या कि 1 2 2 4 और 4 1, 1 2 1 2 2 4 2 4 एंड 4 1, 4 1 जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप इस कंडीशन को याद रखना मेरे बाबू, आप इस कंडीशन को याद रखोगे। देखो ये 1 2 2 4 एंड 4 1 एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो मेरे लाल लालियों, ये कौन किसको अट्रैक्ट करता है, कौन किसको अट्रैक्ट करता है मेरे बाबू। तो फर्स्ट जो है सेकंड को अट्रैक्ट करता है, फर्स्ट जो है सेकंड को अट्रैक्ट करता है, सेकंड जो है फोर्थ को अट्रैक्ट करता है, यानी सेकंड जो है ये सेकंड जो है मेरे बाबू ये फोर्थ को अट्रैक्ट करता है, यानी सेकंड जो है फोर्थ को अट्रैक्ट करता है। फिर आप देखोगे कि फोर्थ जो है फर्स्ट को अट्रैक्ट करता है, यानी जो फोर्थ है वह फर्स्ट को भी अट्रैक्ट करता है, फोर्थ जो है फर्स्ट को अट्रैक्ट करता है। ये कंडीशन आपने देखा। फिर आप आगे का कंडीशन देखो, आगे के कंडीशन देखो, कह रहे कि सेकेंड जो है थर्ड और 4 5 भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेकेंड थर्ड और 4 5 एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेकेंड और थर्ड एक दूसरे को क्या करते हैं मेरे लाल लालियों, सेकेंड थर्ड जो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी इनके बीच में क्या होती है मेरे बाबू, इनके बीच में रिपल्सन का फोर्स काम करता है और इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है। ठीक है, फिर देखो ये सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ था, शायद फोर्थ और फिफ्थ था, शायद फोर्थ और फिफ्थ एक दूसरे को जो है रिपेल करता है। 4 और 5 भी एक दूसरे को रिपेल करता है, 4 और 5 भी एक दूसरे को रिपेल करता है। तब आपको बताना है कि स्फीयर 1 जो है इसके किस नेचर का चार्ज है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है या नन ऑफ दीज है। अब आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढना है। काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है कि नहीं मेरे बाबू, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है कि नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं कि वो स्पेशली वैसे बच्चे जो बायोलॉजी वाले हैं वो तो कहते हैं कि मेरे को फिजिक्स समझ में नहीं आता है। अरे तो तू 5 व्हील से जुड़ जाओ ना, डीके सिंह यहीं पे हैं, कैसे फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। तुम जुड़ के तो देखो। और जुड़ने में करना क्या है, एक सब्सक्राइब करना है, समय के साथ जो टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी मिला के चलते रहना है। देखो फिजिक्स कैसे समझ में नहीं आता है, फिजिक्स बिल्कुल आसान चीज़ है। कह रहा मेरे बाबू कि स्फीयर 1 और स्फीयर 4 कोई भी चार्ज बॉडी जो है, सपोज करो मेरे बाबू आपको पता है कि अगर ये कोई चार्ज पार्टिकल है और ये कोई दूसरी चार्ज पार्टिकल है, तो ये चार्ज पार्टिकल इसको अट्रैक्ट तब कर सकती है। सपोज करो ये पॉजिटिव है और ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर सकती है, तो उसके लिए इसको निगेटिव होना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरी चार्ज नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि सोचो कि एक चार्ज पार्टिकल है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और दूसरी कोई पार्टिकल है जो न्यूट्रल है बट कंडक्टिंग है, न्यूट्रल है बट कंडक्टिंग है। तो इस कंडीशन में क्या होता है मेरे बाबू, अगर ये हाईली चार्ज पार्टिकल है तो ये न्यूट्रल बॉडी है, तो इसके नियरेस्ट सरफेस पे अपोजिट चार्ज आ जाते हैं, और जो दूर वाली सतह होती है उस पर सेम चार्ज आ जाते हैं। तो जब नज़दीक वाली सतह जो है अपोजिट चार्ज होती है, जिसकी वजह से अट्रैक्ट होकर चला आता है। तो किसी बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के द्वारा इलेक्ट्रिकल फोर्स से अट्रैक्ट होने के लिए 2 ऑप्शन हैं।
एक तो वो दोनों अपोजिटली चार्ज हो, या दूसरा में कि एक चार्ज हो, एक बॉडी चार्ज हो और दूसरी बॉडी न्यूट्रल हो और कंडक्टिंग हो, तो दोनों कंडीशन में ये बॉडी जो है अट्रैक्ट हो सकती है। तब हमारे पास ये दोनों कंडीशन है, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, आप याद रखोगे इसको कि अट्रैक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस है। तो चलो मान के चलो मेरे बाबू, फर्स्ट टाइम मान के चलो कि स्फीयर 1 जो है पॉजिटिव है, स्फीयर 1 क्या है मेरे बाबू, पॉजिटिव है, और ये स्फीयर B2 को अट्रैक्ट कर रहा है, तो सीधी सी बात है अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगी। अब सोचो कि स्फीयर B जो है, स्फीयर 2 जो है स्फीयर 4 को अट्रैक्ट कर रही है, तो अगर स्फीयर 2 जो है मेरे लाल लालियों ये निगेटिव है, तो सीधी सी बात है स्फीयर 4 जो है पॉजिटिव होगी। अब बताओ तुम दिमाग लगाओ कि स्फीयर 1 पॉजिटिव है, स्फीयर 2 निगेटिव है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। स्फीयर 2 निगेटिव है, स्फीयर 4 पॉजिटिव है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। बट यहाँ तो कंडीशन दिया है कि स्फीयर 4 जो है स्फीयर 1 ये भी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जबकि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है। तो क्या ये स्फीयर 1 जो है पॉजिटिव होगी, ये पॉसिबल है बोल। और साथ साथ ये भी कंडीशन है कि सभी गेंद आइडेंटिकल है, सभी गेंद आइडेंटिकल है। तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 और 1 जो है इसमें अगर इसको हम प्लस मान लें तो उस कंडीशन में 4 भी प्लस हो जाएगा। अगर ये दोनों प्लस होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, जबकि कंडीशन में कह रहा है कि अट्रैक्ट करता है। मीन्स स्फीयर 1 तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, स्फीयर 1 तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। तो फिर हम ढूंढते हैं कि अब चलो तो मान लेते हैं कि मान लो मेरे बाबू कि स्फीयर 1 निगेटिव है, मान के चलो कि अगर स्फीयर 1 को हम लोग निगेटिव मान लेते हैं, तो ये स्फीयर 1 जो स्फीयर 2 को अट्रैक्ट कर रहा है, तो सीधी सी बात है अगर ये निगेटिव होती है तो ये पॉजिटिव होगा। और चलो अगर स्फीयर 2 जो है पॉजिटिव है, स्फीयर 2 पॉजिटिव है और ये स्फीयर 4 को अट्रैक्ट कर रही है, तो सीधी सी बात है ये निगेटिव होगी। अब तुम दिमाग लगाओ मेरे बाबू, ये निगेटिव है स्फीयर 1 और स्फीयर 4 भी निगेटिव है और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, क्या ये कंडीशन सही है, क्या ये कंडीशन सही है, बोलो क्या ये पॉसिबल है कि दोनों आइडेंटिकल हो और दोनों निगेटिव हो और एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, बिल्कुल नहीं। मीन्स ये भी कंडीशन सही नहीं है, स्फीयर 1 नहीं तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो नेगेटिव होगा। नहीं, अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, तो सीधी सी बात है कि न्यूट्रल होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, क्योंकि बॉडी है तो या तो पॉजिटिव चार्ज होगी या तो निगेटिव होगी, और बॉडी है तो नहीं तो न्यूट्रल होगी। तो तुम्हारे लिए ऑप्शन तो यही मिल गया मेरे बाबू, तुम्हारे लिए ऑप्शन तो यही मिल गया, कर कि पॉजिटिवली चार्ज होगी, निगेटिवली चार्ज होगी, न्यूट्रल होगी, नॉन ऑफ दीज होगी। तो एक तो ऐसे ढूंढ रहा है कि ये निगेटिव होगी यानी न्यूट्रल होगी, बट क्या ये कंडीशन वैलिड है, क्या ये कंडीशन वैलिड है, क्या हम उसको भी तो से सोच सकते हैं। तो चलो थोड़ा सा इसको भी चेक कर लें। आ जाओ, दिया हुआ है कि स्फीयर 3 जो है यानी 2 और 3 एक दूसरे को रिपेल करते हैं, 2 और 3 एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो मान लो मेरे बाबू कि ये न्यूट्रल है और तुम मान के चलो कि ये निगेटिव है। अगर ये निगेटिव है तो इस कंडीशन, ये निगेटिव है और ये न्यूट्रल है, तो भी इस पे इंडक्शन के कारण ये पास वाला पॉजिटिव होगा, दूर वाला निगेटिव होगा, ये अट्रैक्ट कर सकता है। पहला कंडीशन फुलफिल होता है। ये निगेटिव है और ये एक दूसरे को रिपेल करें तो ये भी निगेटिव हो जाएंगे, ये भी निगेटिव हो जाएंगे, यानी एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। अब सोचो कि अगर ये निगेटिव है और तुम फोर्थ वाले को पॉजिटिव ले लो, फोर्थ वाले को पॉजिटिव ले लो, फोर्थ को पॉजिटिव ले लो, तो ये सेकंड उसको अट्रैक्ट भी कर सकता है, फोर्थ सेकंड उसको अट्रैक्ट भी कर सकता है। साथ साथ अगर ये मेरे बाबू, अगर ये पॉजिटिव है और 3 निगेटिव है और 5 को जो है 3 जो है 4 और 5 के बीच में रिपल्सन हो रहा है और ये हमने पॉजिटिव ले लिया है और तुम इसको भी पॉजिटिव ले लो, तुम इसको भी पॉजिटिव ले लो, तो ये 4 और 5 एक दूसरे को रिपेल कर लेंगे, सेकंड और थर्ड एक दूसरे को रिपेल कर लेंगे,
इस कंडीशन में जो है यानी कि ये 1 जो है ये 4th को अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि न्यूट्रल है, न्यूट्रल भी अट्रैक्ट कर सकता है, 2 भी इसको अट्रैक्ट कर सकता है, यानी इस तरीके से, और ये 4 और 1 भी अट्रैक्ट कर सकता है एक दूसरे को। तो हम लोग कुल मिला के देख सकते हैं कि हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी ही ज़्यादा बेटर है, यानी स्फीयर 1 क्या होगा मेरे बाबू, ये न्यूट्रल बॉडी होगी, ये न्यूट्रल बॉडी होगी। बहुत सारे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो गए होंगे, बहुत सारे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो गए होंगे। तो चलो मैं इसको बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ, फिर से पूरी जो है यानी कि सिस्टम को मैं इरेज करता हूँ, और चलो देखते हैं। फिर से सुनो, ये मान लो स्फीयर 1 है, ये स्फीयर 2 है, ये स्फीयर 3 है, ये स्फीयर 4 है, और ये स्फीयर 5 है। ठीक है मेरे बाबू, कंडीशन है ये स्फीयर 1 है, ये स्फीयर 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, और ये 5 है। ठीक है, कंडीशन है कि स्फीयर 1 जो है अट्रैक्ट करता है स्फीयर 2 को, स्फीयर 2 जो है अट्रैक्ट करता है स्फीयर 4 को, और स्फीयर 1 जो है ये अट्रैक्ट करता है स्फीयर 4 को। फिर स्फीयर 2 जो है रिपेल करता है स्फीयर 3 को, और स्फीयर 4 जो है रिपेल करता है स्फीयर 5 को। ये तुम्हारे लिए कंडीशन है। चलो मेरे बाबू, मेरे लाल ले लियो, ये अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन है, ये रिपल्सन है, ये रिपल्सन है। किसी भी बॉडी को कोई चार्ज बॉडी अट्रैक्ट तब कर सकती है जब सामने वाली बॉडी या तो अपोजिट चार्ज हो या न्यूट्रल हो। ठीक है, तो हम लोगों ने ये माना कि सपोज करो ये स्फीयर 1, 2, 3, 4 और 5 में फर्स्ट टाइम हमने स्फीयर 1 को प्लस ले लिया, फर्स्ट टाइम हमने स्फीयर 1 को प्लस ले लिया। अगर स्फीयर 1 को प्लस लेते हैं, स्फीयर 1 को प्लस लेते हैं तो स्फीयर 2 क्या हो जाएगा, स्फीयर 2 क्या हो जाएगा, अगर अट्रैक्ट करता है तो ये माइनस हो जाएगा, और स्फीयर 2 जो है स्फीयर 3 को रिपेल करता है तो इसके हिसाब से ये भी माइनस हो जाएगा, और स्फीयर 2 जो है स्फीयर 4 को अट्रैक्ट करता है और ये माइनस है, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, और स्फीयर 4 जो है स्फीयर 5 को रिपेल करता है, इसका मतलब ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये सारी कंडीशन तो सही है, बट स्फीयर 1 जो है स्फीयर 4 को रिपेल करता है, ये प्लस है और ये प्लस है, ये अट्रैक्ट करता है, ये कंडीशन सही नहीं है। चलो हम लोग मान लेते हैं कि ये स्फीयर 1 निगेटिव है। अगर स्फीयर 1 निगेटिव है और स्फीयर 2 को अट्रैक्ट करता है तो जरूर ये पॉजिटिव होगी। सोचो स्फीयर 2 पॉजिटिव हो गई और स्फीयर 4 यानी 3 को रिपेल कर रही है, मीन्स स्फीयर 3 जो है पॉजिटिव होगी, और स्फीयर 2 जो है पॉजिटिव है और स्फीयर 4 को अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब स्फीयर 4 निगेटिव होगी, और स्फीयर 4 जो है स्फीयर 5 को रिपेल कर रही है, डेट मीन्स स्फीयर 4 भी निगेटिव होगी। बट इस कंडीशन में देखो मेरे लाल ललियो, अगर स्फीयर 1 निगेटिव है, स्फीयर 4 भी निगेटिव है, और ये कहता है कि 1 और 4 एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये भी कंडीशन गलत है, ये संभव नहीं है। चलो हम लोग ये मान लेते हैं कि स्फीयर 1 जो है न्यूट्रल है, स्फीयर 1 न्यूट्रल है, और स्फीयर 2 जो है मेरे लाल लालियों, स्फीयर 2 को हम लोग माइनस मान लेते हैं, स्फीयर 2 को हम लोग माइनस मान लेते हैं, स्फीयर 3 को भी माइनस मान लेते हैं, स्फीयर 4 को प्लस मान लेते हैं, और स्फीयर 5 को भी प्लस मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में देखो ये 2 और 3 एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, ये 2 और 4 एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और 4 और 5 एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ साथ ये न्यूट्रल है तो ये 2 के द्वारा भी अट्रैक्ट हो जाएगा और 4 के द्वारा भी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये कंडीशन सही है, यानी इंडिकेट करता है कि स्फीयर 1 जो है न्यूट्रल होगा यानी उदासीन होगा। एक और कंडीशन ले लो, मान लो कि स्फीयर 1 न्यूट्रल है और इस कंडीशन में स्फीयर 2 को हम लोग प्लस मान लेते हैं। अगर 2 प्लस है तो 3 क्या होगा बाबू, ये भी प्लस होगा। अगर 2 प्लस है तो 4 क्या होगा, अट्रैक्शन हो रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा, और 4 अगर माइनस है तो 5 भी माइनस हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल है
क्योंकि ये 2 जो 0 जो है 2 को भी अट्रैक्ट कर लेगा, 4 भी उसको जो अट्रैक्ट कर लेगा, यानी ये कंडीशन फुलफिल करता है कि ये स्फीयर 1 जो है न्यूट्रल ही होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो मेरे लाल लिए उस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए। तो ये स्फीयर 1 क्या होगा, न्यूट्रल होगा। स्फीयर 1 क्या होगा, न्यूट्रल होगा। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप देख लो, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मेरे लाल लालियों, आप उसको देख लो। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो एक फिगर दिख रहा होगा आपको, बहुत बेहतरीन 3D में फिगर दिख रहा होगा। ये प्रॉब्लम है कर कि A इज द वेरी लार्ज पॉजिटिव चार्ज प्लेट। A इज ए वेरी लार्ज पॉजिटिव चार्ज प्लेट। ये जो प्लेट A है बाबू, ये बहुत बड़ी जो है लार्ज पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है जो कि साइज में बहुत बड़ी है, साइज में बहुत बड़ी है। स्फीयर A जो है एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। फिर करें एंड M एंड N आर 2 मेटल पीसेस। M और N जो है 2 मेटल पीसेस हैं। करके एज सोन इन फिगर, जो कि चित्र में दिखाए गए हैं। M और N 2 मेटल पीस है। स्फीयर A जो है यानी कि बड़ी A जो एक बहुत बड़ी मेटालिक प्लेट है जो कि हाईली पॉजिटिव चार्ज है। M और N 2 मेटल पीस है। मेटल पीस बोले तो कंडक्टिंग बॉडी, मेटल पीस बोले तो कंडक्टिंग बॉडी। अब आपको इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कर कि A अट्रैक्ट M, ये दोनों न्यूट्रल बॉडी है, ये बहुत हाईली चार्ज बॉडी है। ये कर कि A जो है यानी कि हाईली चार्ज बॉडी जो होगी, क्या इस न्यूट्रल पॉजिटिव न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। A अट्रैक्ट्स M, यानी A जो है M को अट्रैक्ट करता है। क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, आप ऑप्शन चुनोगे। फिर कह रहा है कि A अट्रैक्ट N, A जो है N को भी अट्रैक्ट करता है, A जो है N को भी अट्रैक्ट करता है। क्या ये ऑप्शन सही है, तुम हाँ या ना में बताना। फिर कह रहा है कि M अट्रैक्ट्स N, M जो है N को अट्रैक्ट करेगा, M जो है N को भी अट्रैक्ट करेगा। और फिर ये कहता है कि ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ एबव। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 5 सेकंड काफ़ी है मेरे लाल लालिया इस क्वेश्चन के लिए। 5 सेकंड बहुत बड़ी टाइम इंटरवल होगी इस क्वेश्चन के लिए। आप इस ऑप्शन को देखो और जल्दी से। विश्वास है कि बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम लोग यहाँ सीखते हैं, हम लोग यहाँ सीखते हैं। फिर से सुन लो, यहाँ पर देखो, आपसे अगर कभी भी बात किया जाए कि कोई चार्ज बॉडी है और बहुत बड़ी चार्ज प्लेट है, बहुत बड़ी चार्ज प्लेट है, बहुत बड़ी चार्ज प्लेट है, और इसके पास में कोई न्यूट्रल बॉडी और कंडक्टिंग बॉडी रख दी गई है, तो बताओ ये बॉडी जो होगी उसको क्या करेगी। तो सीधे कहना अट्रैक्ट करेगी, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। ये निगेटिव होगी तभी भी अट्रैक्ट करेगी, ये पॉजिटिव होगी तभी भी अट्रैक्ट करेगी। पूछो क्यों। अगर ये पॉजिटिव है तो इसके आसपास के एरिया में दूसरे न्यूट्रल बॉडी रखेंगे तो इंडक्शन के कारण जो आसपास के इलेक्ट्रॉन होंगे पास में आ जाएंगे, और जो पास वाले यानी कि इधर से इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गए तो इधर पॉजिटिव हो जाएगी। ये जो रेंज है ये नियरेस्ट है, क्लोजेस्ट है, तो नज़दीक की वाली फोर्स जो है, जब डिस्टेंस घटती है तो फोर्स का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ये पता है, और जब डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स का स्ट्रेंथ घट जाता है। मीन्स ये आके इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब आप बताओ कि जो Na है, अगर ये कंडक्टिंग बॉडी है, ये पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात है मेरे लाल लाल ये निगेटिव होगा। ड्यू टू इंडक्शन ये पॉजिटिव होगा। और अगर ऐसा होता है तो ज़रूर जो है M क्या करेगा, N के साइड में यानी A के साइड में अट्रैक्ट होगा। फिर सोचो अगर ये पॉजिटिव हो गया, ये भी कंडक्टिंग बॉडी है, तो ड्यू टू इंडक्शन ये निगेटिव होगा, और ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो देखो ये M जो है N को अट्रैक्ट करेगा। अगर ये M नहीं होता तभी भी ये बहुत बड़ी बड़ी N को अट्रैक्ट करती कि नहीं, यानी A जो है M को भी अट्रैक्ट करेगा, M जो है N को भी अट्रैक्ट करेगा, और A जो है N को भी अट्रैक्ट करेगा। मीन्स ऑप्शन नंबर A भी सही है, ऑप्शन नंबर B भी सही है, ऑप्शन नंबर C भी सही है। यानी कुल मिला के हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन D है, यानी कि ऑल ऑफ एबव दीज, यानी ऑल ऑफ एबव, यानी ऊपर के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ऊपर के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। चलो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। कूलम्ब्स लॉ को आज समाप्त किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल।
लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ भी हम पढ़ लिए हैं, सुपरपोजिशन भी पढ़ लिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी पढ़ लिए। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चलेंगे, थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन से मिल लेते हैं इस चैप्टर के। कह रहा है कि चार्ज Q1 इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट समथिंग, पोजीशन वेक्टर दिया है, ये बताओ मेरे बाबू, ये पोजीशन दिया है, पोजीशन का कोऑर्डिनेट दिया है 102 एंड चार्ज Q2 इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम करेक्ट प्लेस्ड एट द पोजीशन समथिंग, देखो 310, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है करेक्ट। देन व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 15 माइक्रोकूलम ड्यू टू 5 माइक्रोकूलम, यानी कि 5 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण जो 15 माइक्रोकूलम चार्ज जो है कितनी बड़ी फोर्स को एग्जर्ट करेगा, ये आपको बताना है मेरे लाल ललियो। और आप वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़े हो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़े हो, आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए, आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए। यदि बनता है तो बहुत अच्छा, नहीं बनता है तो आप देख लो, सीख लो। तो पहले कमेंट करके बताओ कितने बच्चे सीखना चाहते हैं कि वेक्टर फॉर्म में भी अगर क्वेश्चन आता है तो मैं बना दूं। कितने बच्चे सीखना चाहते हैं मेरे लाल लालियो, कमेंट करो। या कितने बच्चे सीखना चाहते हैं, जो भी सीखना चाहते हैं यस, जो भी सीखना चाहते हैं यस में कमेंट करो मेरे लाल लालियो। कितने बच्चे सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारी ये एक्साइटेशन देखकर जो है हमारे अंदर से एनर्जी आ रही है कि मैं ज़रूर तुमको सिखाऊंगा, मैं ज़रूर तुम लोगों को सिखाऊंगा। आप ध्यान देखते रहो, ध्यान दो मेरे बाबू, मेरे स्क्रीन पर ध्यान दो आप लोग। कह रहा है कि 2 चार्ज पार्टिकल है, सपोज करो मेरे बाबू यहाँ जो 2 चार्ज पार्टिकल है, कोई जरूरी कि ये XYZ कोऑर्डिनेट आप ले सकते हैं, ये XYZ तीनों में दिया हुआ है। आप मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इवन ये XYZ में जो है यानी कि यहाँ Y0 है, मान लो बच्चों यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है और एक यहाँ पर पार्टिकल है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 102। इस पर जो चार्ज पार्टिकल रखा गया Q1 का वैल्यू दिया 5 माइक्रोकूलम, Q1 का वैल्यू 5 माइक्रोकूलम। यहाँ इवन जो इस पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल है Q2 है और Q2 का वैल्यू दिया कितना बाबू मेरे 15 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू दिया 15 माइक्रोकूलम दिया है। अब चलो इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है बाबू मेरे 310 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ आपको ना इसके बीच की जो है यानी कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ये देखो इसका कोऑर्डिनेट दिया है, तो जैसे कि मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मान लो बच्चों जो पॉइंट ए है इसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग R1 मान लेते हैं। तो R1 ये जो कोऑर्डिनेट होता है आप इसके साथ IJK लगा के लिख सकते हो, ये हो जाएगा 1 इंटू आई बोले तो ये I प्लस 0 इंटू जे बोले तो 0J प्लस 2K, यानी इसकी पोजीशन वेक्टर हो जाएगी I, ये 0 छोड़ दो ये 2K हो जाएगा। R2 की पोजीशन वेक्टर बोले तो मेरे बाबू R2 की पोजीशन वेक्टर बोले तो इसके साथ IJK लगा दो, यानी ये 3I हो जाएगा प्लस 1J, 1 तो छुप जाएगा, J हो जाएगा, यूनिट वेक्टर लगा दो प्लस कितना बाबू मेरे 0K हो जाएगा, मीन्स 3I कैप प्लस J कैप, ये पोजीशन वेक्टर हो गया R2। अब ये कह रहा है आपको कि फोर्स फाइंड करना है किस पे, Q2 पर और ड्यू टू Q1, फोर्स फाइंड करना है Q2 पर ड्यू टू Q1। आपको याद होगा कि Q2 पर Q1 के कारण फोर्स निकालना है, तो हम लोग फार्मूला लेते थे क्या कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। चूँकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव नेचर का होगा, तो हम लोग फार्मूला लेते थे कि Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R12, ये R12 लिखते थे। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे लाल लालियों। इसके बीच की डिस्टेंस को अगर मैं R मान लूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो फिर देखते हैं, इसको थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। ये यूनिट वेक्टर निकालने की क्या आइडिया है मेरे बाबू? तो सबसे पहले तुम चलो यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? तो पहले तो हम लोग निकालेंगे R12 की वैल्यू बोले तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। R2 की वैल्यू कितनी आई थी मेरे बाबू? R2 की वैल्यू आप देखोगे कितना आया है यहाँ पे 3i प्लस जे, 3i प्लस जे और R1 का वैल्यू i प्लस 2k, R1 का वैल्यू i प्लस 2k। ये 3i प्लस जे माइनस इसका i प्लस 2k, i प्लस 2k मिला लो मेरे लाल लालियों। i प्लस 2k 3i प्लस जे, i प्लस 2k 3i प्लस जे है ना। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये 3i प्लस जे माइनस i माइनस 2k, 3i में से i माइनस करोगे तो ये 2i हो जाएगा प्लस जे कैप हो जाएगा माइनस 2k हो जाएगा। ये हो गया R12। तो R12 के डायरेक्शन में अगर मेरे को यूनिट वेक्टर लेना हो बाबू, R12 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेना हो तो यूनिट वेक्टर आप जानते हो कि किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, उसके मॉड से डिवाइड कर देते हैं, तो ये यूनिट वेक्टर मिल जाता है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे या सीख लें जितना हो सकता है, अदरवाइज फिर 11th की जो वेक्टर क्लास का जो लेक्चर होगा आप उससे अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे, वहाँ काफ़ी डिटेल्स में पढ़ाई होगा। मैं कोशिश करता हूँ आप यहाँ पर भी सीख लें। आप R12 का वैल्यू ढूंढे, ये कितना है मेरे बाबू? ये है आपका 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। और इसके मैग्नीट्यूड की जहाँ तक बात है तो मैग्नीट्यूड ऐसे दिया जाता है, i कैप के कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर करेंगे, जे कैप का कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 है, के कैप का स्क्वायर बोले तो माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा मेरे लाल लालियों? तो ये रहेगा आपका 2i प्लस जे माइनस 2k। नीचे ढूंढो आप कितना होगा, ये 2 का स्क्वायर 4, फिर इस 2 का स्क्वायर 4, फिर ये 1 9 हो जाएगा मेरे बाबू, 9 हो जाएगा। और 9 का रूट करोगे तो 3 हो जाएगा, यानी ये 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k बाई 3 हो जाएगा, बाई 3 हो जाएगा। ये यूनिट वेक्टर R21 का वैल्यू। चलो मेरे लाल लालियों, तो अब हम लोग इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें। यूनिट वेक्टर की जगह पर हम लोग इतना यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर की जगह पर हम लोग इतना यूज करेंगे मेरे बाबू, ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। विश्वास है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, विश्वास है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो फिर हम लोग इसमें चलते हैं। हमारे पास फोर्स था मेरे बाबू F21 का वैल्यू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R कैप। देखना ये वैल्यू आप नोट करके रखना। चलो मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग ध्यान देना। F21 इक्वल टू K का वैल्यू तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 का वैल्यू दिया 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, Q2 का वैल्यू दिया 15 माइक्रोकूलम, तो 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाई R का कितना वैल्यू दिया है मेरे बाबू? R यूनिट वेक्टर यानी R जो है उसका R स्क्वायर लिखोगे तो R का वैल्यू आप ढूंढो इतना है। आप इसका स्क्वायर करोगे तो R का वैल्यू इतना है, तो रूट अंडर हो जाएगा इसका वैल्यू इतना। R का मैग्नीट्यूड जब हम लोग निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाए कितना? रूट अंडर 2
रूट अंडर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। साथ साथ ये यूनिट वेक्टर इतना भी अप्लाई करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ, आप ध्यान देंगे। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ। यूनिट वेक्टर कितना आया है मेरे लाल लालियों, आप ध्यान दोगे वहां पे 2i प्लस जे माइनस 2k बाई कितना मेरे बाबू, बाई 3। अब आप इसको सॉल्व करोगे, तो येगा 9 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर, देखो 9 प्लस माइनस 6 माइनस 12, ये बोले तो 3 हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। बाई कितना हो जाएगा मेरे लाल लालियो, तो आप देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 9 का रूट करोगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कर दोगे फिर तो 9 आएगा, 3 का स्क्वायर कर दोगे तो 9 आएगा। और इंटू कितना हो गया ये 2i प्लस जे माइनस 2k बाई 3, तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 15 कट जाएगा 5 टाइम्स में, और तुम लिखोगे यहाँ 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और ये 2i प्लस जे माइनस 2k न्यूटन, जो भी यूनिट हो ये फोर्स हो जाएगा। फोर्स ऑन 52 माइक्रोकूलम ड्यू टू 5 माइक्रोकूलम, ये फोर्स का वैल्यू हो जाएगा मेरे लाल लालियों। आप ध्यान दोगे, थोड़ी सी ये यूनिट वेक्टर निकालने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं इसको फिर से सिखा दूंगा, पहले आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। यूनिट वेक्टर जो यहाँ निकालने में हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़े थे इन वेक्टर फॉर्म, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। विश्वास से आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल अभी तुम लोगों ने सीखा है उस बेस पे कर कि इफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q1 इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम इज ड्यू टू Q2 इक्वल टू 18 माइक्रोकूलम इज इतना न्यूटन। कह रहा है कि 6 माइक्रोकूलम का जो फोर्स है वह 18 माइक्रोकूलम के फोर्स के कारण जो है इतना फोर्स एक्सर्ट करता है। कह रहे कि व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 18 माइक्रोकूलम ड्यू टू 6 माइक्रोकूलम। तो आप सोचो कितनी इजी क्वेश्चन है, कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे बाबू। ये कह रहा है कि Q1 इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम और ये Q2 इक्वल टू दिया है बाबू मेरे, Q2 इक्वल टू दिया है 18 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल टू 18 माइक्रोकूलम। ये Q1 जो है इस Q2 के थ्रू जो है इस पर फोर्स एक्सर्ट करता है, फील करता है, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जो है इसकी वैल्यू कितनी है मेरे बाबू, तो 4i प्लस 6j प्लस 7k, यानी आप इस पे यूनिट वेक्टर लगा दोगे, इतना न्यूटन का फोर्स ये एक्सर्ट करता है, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इतना है। तो आपको बताना है मेरे लाल लालियों कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना होगा, यानी आपको बताना है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का वैल्यू कितना होगा। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं मेरे बाबू, कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जो है ये बिल्कुल इक्वल और अपोजिट होता है किसके, तो ड्यू टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के, यानी आप इसमें माइनस का सिंबल लगा दो। तो देखो मेरे लाल लालियों, देयरफॉर आप लिख सकते हो, ये ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू कितना, माइनस F12। आप इसमें माइनस लगा दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4i प्लस 6j
प्लस 7K न्यूटन का फोर्स हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, इसमें कैलकुलेट भी नहीं करना है। कह रहा है कि 6 माइक्रोकूलम की जो चार्ज है वो 18 माइक्रोकूलम के चार्ज के द्वारा इतनी फोर्स एग्जर्ट करती है, फील करती है। तब आपको बताना कि 80 माइक्रोकूलम की जो चार्ज होगी, सॉरी 18 माइक्रोकूलम की जो चार्ज होगी वो 6 माइक्रोकूलम के चार्ज के थ्रू कितना फोर्स एग्जर्ट करेगी, बिल्कुल इक्वल और अपोजिट करेगी, इक्वल और अपोजिट करेगी। ये कई बार पूछा जा चुका है, बेहतरीन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन रहा है, लेकिन इतना छोटा क्वेश्चन बच्चों से नहीं बनता है। आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बाबू। अब चलो, मैं आपको एक बहुत छोटी सी वेक्टर की वजह से काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैंने आपके सामने जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रख दिया है जो आपके प्रॉब्लम बनाने की कॉन्सेप्ट को काफ़ी बिल्ड करेगा। ये बुलेट पॉइंट है, एकदम बिल्कुल आपके स्पीड को बढ़ा देगा। मान लो बाबू मेरे, ये है फोर्स F, यानी F1 का वैल्यू है F, और ये सेकंड कोई फोर्स है F2, इसका भी वैल्यू है F, और इसके बीच के एंगल है 90 डिग्री। बीच के एंगल है कितनी बाबू मेरे, 90 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो F नेट होगा, जो F नेट होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप फार्मूला जानते हो F नेट का कितना होता है। F नेट का यहाँ थीटा कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, थीटा 90 डिग्री दिया है। तो F नेट का जनरल फार्मूला होता है मेरे बाबू कितना, तो ये F1 स्क्वायर होता है प्लस F2 स्क्वायर होता है प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा होता है मेरे बाबू। आप इसको नोट करके रखोगे, F1 का वैल्यू F है, F2 का भी वैल्यू F है, और दोनों के बीच के एंगल बोले तो कितना हो जाएगा मेरे बाबू, दोनों के बीच के एंगल बोले तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 होने का मतलब है कि ये 0 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बाबू मेरे F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर बोले, यानी कि ये हो जाएगा 2F स्क्वायर बोले, यानी ये √2 इंटू F हो जाएगा, यानी √2 इंटू F। आप याद रखोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आपसे जुबानी बनेगा। यानी दो इक्वल अमाउंट के फोर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2 इंटू F हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखो वेक्टर की वजह से जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते चले जाएगी। वेक्टर के वजह से यहाँ F1 और F2 एक दूसरे के बराबर है, उसको F मान लो, तो √2 इंटू F हो जाएगा। चलो मेरे लाल लालियों आगे देखते हैं। यहाँ देखो, सोचो मेरे बाबू, ये दो फोर्स है, ये भी F है और ये भी F है, और इनके बीच की जो एंगल है ये 120 डिग्री है। तो ये F नेट जो होगा ये कितना हो जाएगा, F नेट कितना हो जाएगा, बिल्कुल आप वैसे ही बताओगे। कह रहे कि इफ थीटा कितना है मेरे बाबू, थीटा 120 डिग्री है, और ये दोनों फोर्स आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। मान लो इसका वैल्यू F है, मान लो इसका वैल्यू F है, ठीक है। तो इस कंडीशन में F नेट कैसे निकालोगे, तो F नेट के लिए जनरल फार्मूला वही कितना मेरे बाबू, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस 120 डिग्री। आप कमेंट करके बताओ मेरे बाबू कि कॉस 120 का वैल्यू कितना, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू बताओ मेरे लाल लालियों, कॉस 120 का वैल्यू बताओ मेरे लाल लालियों कितना होगा। तो कॉस 100, बहुत अच्छा, बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब, अति सुंदर। तो चलो ये देखते हैं, F1 का वैल्यू जो है कितना बाबू मेरे F, F2 का भी वैल्यू कितना F, ये 2, ये F, ये भी F, और cos 120 बोले तो -1/2, cos 120 बोले तो -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे कितना बचेगा मेरे बाबू, आगे देखो ये F स्क्वायर बचेगा, ये भी F स्क्वायर बचेगा, ये माइनस कितना बचेगा, F स्क्वायर बचेगा, ये F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये √F स्क्वायर बचेगा, यानी F बचेगा। तो F नेट का वैल्यू कितना होगा मेरे लाल लालियों, ये F स्क्वायर का वैल्यू, F नेट का वैल्यू F के बराबर होगा। अगर दोनों चार्ज दोनों फोर्स एक दूसरे से 120 के कंडीशन में है तो इस कंडीशन में F नेट का वैल्यू जो है किसी एक फोर्स के बराबर ही हो जाएगा, F के बराबर ही होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बिल्कुल जो है बेहतरीन पॉइंट है, आपके जो है क्वेश्चन को बहुत स्पीड देंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सोचो मेरे बाबू, ये मान लो कि ये F1 है
F1 का वैल्यू F है, ये F2 है और F2 का भी वैल्यू मैग्नीट्यूड में F है। ये दोनों के बीच के एंगल को आप 60 डिग्री ले लो, तब बताओ F नेट कितना होगा। बताओ मेरे बाबू F नेट कितना होगा। यहाँ देखो, यहाँ थीटा कितना है 60 डिग्री। F1 और F2 आपस में इक्वल है, कितना है F। F1 और F2 कितना है बाबू F। और ध्यान देना, तो F नेट कितना हो जाएगा मेरे बाबू। F नेट की बात करें तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा, रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। चलो मेरे लाल लालियों, F1 का भी वैल्यू F रख दो, F2 का भी वैल्यू F रख दो, और ये 2 F1 F2 कॉस 60 का वैल्यू आप लोग बताओ जल्दी से। कॉस 60 कितना होना चाहिए, कॉस 60 का वैल्यू कमेंट करके बताओ आप लोग कितना होगा। बहुत अच्छा, बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब, अति सुंदर। चलो मेरे बाबू, कॉस 60 बोले तो 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये ढूंढो, ये F स्क्वायर, फिर ये F स्क्वायर, फिर ये F स्क्वायर, कुल बोले तो दोनों मिला कितना बाबू मेरे 3F स्क्वायर। ये रूट 3 इंटू F हो जाएगा, रूट 3 इंटू F हो जाएगा। आप याद रखना, जब दो इक्वल अमाउंट के फोर्स एक दूसरे से 60 डिग्री पर है तो नेट फोर्स जो होगी उसका वैल्यू रूट 3 इंटू F हो जाएगा। 120 पर है तो ओनली F हो जाएगा, और 90 पर है तो कितना हो जाएगा, रूट 2 इंटू F हो जाएगा। तो आप इसको अगर स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन देखो मेरे बाबू, एक और छोटा सा क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करेंगे, 2 आइडेंटिकली चार्ज स्फीयर ईच ऑफ मास m आर सस्पेंडेड बाय थ्रेड्स each of length L, what will be the separation between them if they carry similar charges, if they carry similar charges। कह रहा है बाबू मेरे कि दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, दो आइडेंटिकल स्फीयर्स है, एक ये स्फीयर ले लो और एक ये स्फीयर ले लो। मान के चलो ये दोनों बिल्कुल सेम स्फीयर है, आइडेंटिकल स्फीयर है। दोनों स्फीयर जो है एल लेंथ के किसी धागे से सस्पेंड किए जाते हैं, यानी ये भी जो एल लेंथ के धागे से और ये भी एल लेंथ के धागे से सस्पेंड किया जाता है। धागे की लंबाई कितना है बाबू मेरे एल, और ईच लेंथ का ईच स्फीयर का मास कितना है मेरे बाबू स्मॉल m, इसका भी वैल्यू स्मॉल m है, ठीक है। और दोनों सस्पेंड किए जाते हैं, और कह रहा है क्या कि दोनों सिमिलर चार्ज को रखते हैं, यानी इस पर चार्ज को अगर हम लोग Q मान लें तो इस पर भी चार्ज को आपको Q ही मानना है। तो आपको बताना है कि दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो आप जानते हो कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये जो पार्टिकल होगी इसको इधर रिपेल करेगी, ये जो पार्टिकल होगी इसको इधर रिपेल करेगी। सपोज करो कि इलेक्ट्रिकल फोर्स को हम लोग Fe मान लेते हैं, मान के चलो इसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं, मान के चलो इसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं। अब चलो ध्यान देना, आपको तो पता है कि दोनों का मास m है, तो मास m है तो इसका वेट m इंटू जी डाउनवर्ड होगा, इसका भी होगा इसका भी होगा। चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसके बीच के एंगल को समथिंग मान लेते हैं, मान के चलो ये 2 थीटा ले लेते हैं। तो ये हाफ एंगल कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, हाफ एंगल थीटा हो जाएगी, और ये हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2 x/2 हो जाएगा। ये भी सोचो, ये वेटिंग फोर्स डाउनवर्ड होगा, इसके कारण इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच से गुजरेगा। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट बीच से गुजरेगा तो ये धागे में जो है एक टेंशन डेवलप हो जाएगी, धागे में टेंशन डेवलप हो जाएगी इसके रिजल्टेंट के कारण। सपोज करो कि उस टेंशन को हम लोग T मान लेते हैं, टेंशन को T मान लेते हैं मेरे बाबू। अब आ जाओ, अगर ये टेंशन T है तो इस टेंशन का 2 कंपोनेंट लेंगे, एक वर्टिकल, अगर ये बाबू मेरे थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इस T का इधर कंपोनेंट कितना होगा, T cos थीटा जिसके साथ एंगल बनाता है, और इधर कितना होगा मेरे बाबू, तो ये T sin थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सोचो अगर ये गेंद बिल्कुल यहाँ पे बाइलेंस है
तो टी साइन थीटा ये इलेक्ट्रिकल फोर्स को बैलेंस करेगा और टी कॉस थीटा किसको, mg को बैलेंस करेगा। आप इसको जल्दी से फिगर को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे लाल लालियों, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। चलो हम लोग देखते हैं, लिख देंगे इन इक्विलिब्रियम अगर ये पूरा सिस्टम बैलेंस है तो ये टी को साइन थीटा जो है एफ को बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स को बैलेंस करेगा। टी साइन थीटा जो होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स को बैलेंस करेगा और टी कॉस थीटा जो होगा मेरे बाबू, टी कॉस थीटा जो होगा ये वेट mg को बैलेंस करेगा। सोचो हम लोग इसका रेशियो ले लेते हैं तो ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस जो है टेन थीटा हो जाएगा और इधर हो जाएगा एफ बाई एम जी हो जाएगा। आप इसको एक इक्वेशन ले लो या इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, चलेगा। एफ बाई एम जी नोट करते चलो मेरे बाबू, उसको स्क्रीनशॉट ले लो एफ बाई एम जी। आप चलो हम लोग देखते हैं, चूंकि ये थ्रेड है, ये एंगल सोचो अगर बहुत छोटा हो तो बहुत छोटा एंगल के लिए साइन थीटा टेन थीटा अप्रोक्सीमेट 0 के आसपास बराबर होता है, यानी साइन और टेन बराबर होता है। तो कहता है कि नाउ फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, ये जो बाबू मेरे टेन थीटा होता है ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है साइन थीटा के। टेन थीटा किसके बराबर होता है बाबू मेरे, साइन थीटा के। और तू यहाँ साइन थीटा ले लो, सोचो ये थीटा है तो साइन थीटा ये हो जाएगा तुम्हारा x/2 और ये हो जाएगा l, यानी x/2/l, x बाई कितना मेरे बाबू 2l, x बाई कितना 2l। ये किसका वैल्यू है मेरे बाबू, टेन थीटा का। चलो टेन थीटा का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर लेना है। हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे अगेन, यानी x/2l इक्वल टू हो जाएगा Fe/mg। चलो मेरे बाबू x/2l, F बोले तो दोनों के बीच का इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो Q इंटू क्यू बाई क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और mg बोले तो ये mg ही रहने दो, यानी x/2l ये क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को आप नीचे ले लो, एक्स स्क्वायर को आप नीचे ले लो मेरे बाबू यहाँ से, आप ये mg इंटू एक्स स्क्वायर, हमको एक्स स्क्वायर ही लेना है, आप x को इधर ले लो तो x के पावर 3 हो जाएगा, 2q को उधर भेजो, 2k l क्यू स्क्वायर बाई कितना मेरे बाबू m इंटू जी। और बताओ तो x इक्वल टू कितना, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप इधर से q हटाओगे तो उधर q रूट हो जाएगा या पावर 1/3 हो जाएगा, तो ये 2k क्यू स्क्वायर एल बाई एम जी और होल के पावर हो जाएगा 1/3। चलो ये 2 रहने दो, k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर एल बाई एम जी हो जाएगा और ये पावर 1/3 हो जाएगा। चाहो तो ये 2 से कैंसिल कर सकते हो, चाहो तो ये 2 से कैंसिल कर सकते हो मेरे बाबू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बच गया कितना, ये क्यू स्क्वायर एल बाई एम इंटू जी, होल का पावर कितना, सॉरी यार ये 1/3, ये हो गया दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे बाबू, आप इसको क्लियर कर लेना, ए स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बिल्कुल इसी के पैरेलल एक और क्वेश्चन है, इसी के पैरेलल एक और क्वेश्चन है, कह रहे कि 2 सिमिलर चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाई अ स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ
दो सिमिलर चार्ज हैं जो इक्वल लेंथ के स्ट्रिंग से सस्पेंड किए जाते, लटकाए जाते हैं। कर कि व्हेन दे आर सस्पेंडेड इन एयर देन द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज 30 डिग्री। जब भी ये एयर में सस्पेंड किए जाते हैं तो इनके बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। कह रहा बाबू मेरे द एंगल रिमेन्स द सेम। जब इसको एयर में सस्पेंड करते तो एंगल 30 डिग्री है। कह रहा कि द एंगल रिमेन्स द सेम व्हेन दे आर सस्पेंडेड इन लिक्विड डेंसिटी समथिंग। डेंसिटी आप याद रखोगे। कह रहा कि ये जब एयर में सस्पेंडेड है तो 30 डिग्री के एंगल पर बैलेंस होते हैं। जब उन्हीं को किसी लिक्विड में सस्पेंड कर देते हैं, डुबा देते हैं, जिसकी डेंसिटी इतना है, तो भी सेम एंगल में ही जो है सस्पेंड होते हैं। कह रहा है क्या कि कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड इफ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज, देखेंगे 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी गेंद की डेंसिटी दिया है इतना और लिक्विड की डेंसिटी दिया है इतना, तो आपको बताना है कि जिस लिक्विड में इमर्ज करते हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी होगी। चलिए मैं फिगर बनाता हूँ, आप फिगर से बेहतरीन समझेंगे। हमारे पास दो स्फीयर हैं, एक ये है और एक ये है, बिल्कुल इक्वल चार्ज रखते हैं, इनका मास भी इक्वल है और दोनों को जब फ्री एयर में सस्पेंड करते हैं तो इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है। ठीक है मेरे बाबू, 30 डिग्री पे ये बैलेंस होते हैं। आपको पता होगा कि इनका वेट जो होगा, ये स्फीयर है तो स्फीयर की अगर डेंसिटी मान लिया जाए, स्फीयर का मास नहीं दे करके डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है मेरे बाबू, स्फीयर की डेंसिटी को हम लोग रो मान लेते हैं और जिस लिक्विड में ये सस्पेंडेड है इसकी डेंसिटी को हम लोग डी मान लेते हैं। तो डी का वैल्यू आप देखेंगे और स्फीयर की डेंसिटी को देखेंगे तो किसी भी बॉडी का मास जो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। वॉल्यूम को अगर हम लोग वी मान लें तो वी इंटू डेंसिटी इसका मास हो जाएगा और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट हो जाएगा। और इसके थ्रू जो इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा उसको हम लोग F1 मान लेते हैं और इस वेट को W1 मान लेते हैं। मान लो बच्चों इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो इस वेटिंग फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स का रिजल्टेंट के कारण इसमें टेंशन होगा, जो टेंशन होगा उसको T1 मान लो। अगर आप टेंशन को T1 मान लेते हो तो देखो इस T1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये भी थीटा होगा, ये T1 cos थीटा होगा और ये T1 sin थीटा होगा। ठीक है, फिर सेम चलो इसी कंडीशन को यानी इसी बॉडी को, इसी व्यवस्था को हम लोग सेम लेते हैं। व्यवस्थाएं बिल्कुल सेम है, यानी कि ये लंबाई रस्सी की सेम है, स्फीयर भी सेम है, बीच की एंगल भी सेम है, बीच की एंगल यहाँ पर भी जो है यानी कि एंगल सेम है। यहाँ 2 थीटा ले ले, थीटा जो है इस कंडीशन में भी 30 डिग्री है थीटा, इस कंडीशन में भी दोनों के बीच की एंगल जो थीटा है वो 30 डिग्री है। आप ध्यान देना मेरे बाबू। बट होता क्या है कि इसको हम लोग किसी लिक्विड में डुबा देते हैं। मान लो कि इस कंडीशन में हम लोग पूरी सिस्टम को किसी लिक्विड में इमर्स कर दिए हैं, पूरी कंडीशन को किसी लिक्विड में इमर्स कर दिए हैं। तो ये तो आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी लिक्विड में जाती है तो उस पर एक बियॉन्ड फोर्स लगता है। एक ऑफ थ्रस्टिंग लिक्विड जो एक ऑफ थ्रस्टिंग बियॉन्ड फोर्स लगाती है और इसका वेटिंग फोर्स तो हम लोग पहले ही जैसा था कि वॉल्यूम भी, गेंद की डेंसिटी रो और इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ये वेट हो जाएगा। और बियॉन्ड फोर्स के बारे में आपको पता है कि किसी भी बॉडी पर लगने वाला जो बियॉन्ड फोर्स होता है उसके द्वारा डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है। तो ये कितना लिक्विड को हटाएगा, तो ये जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही हटाएगा। लिक्विड की जो डेंसिटी होगी ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिक्विड का मास हो जाएगा और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिक्विड का वेट हो जाएगा और डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट ही अपवर्ड लगेगा, यानी जो बियॉन्ड फोर्स होगा उसका वैल्यू इतना हो जाएगा।
लिक्विड ऊपर की ओर जो ऑफ थ्रस्टिंग फोर्स लगाएगा। अब चलो बाबू मेरे, ये मान लो इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग के मान लेते हैं, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी वेरी कर जाएगा, इसको F2 मान लेते हैं, ये नेट फोर्स W2 मान लेते हैं, दोनों का डिफरेंस। मीडियम बदलने से इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बदल गया और बियॉन्ड फोर्स लगने की वजह से वेटिंग फोर्स भी बदल गया। तो क्या ये टेंशन नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। टेंशन को हम लोग T मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं। तो अगर टेंशन बदल गया मेरे बाबू, तो यहाँ पर जो टेंशन है ये तो एंगल वही है, बिल्कुल थीटा ही है, तो ये हो जाएगा T2 cos थीटा, इधर T2 cos थीटा, और इधर हो जाएगा T2 sin थीटा, इधर T2 sin थीटा। तो चलो आप दोनों फिगर को नोट कर लो। ये एयर में सस्पेंडेड है, ये सेम सिस्टम जो है किसी लिक्विड में सस्पेंडेड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने K माना है। या तो इसको इप्सिलन R भी मान सकते हो, इप्सिलन R भी मान सकते हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलो तो लिखते हैं अगेन, फ्रॉम फिगर फर्स्ट से मेरे बाबू, फिगर फर्स्ट से क्या हो जाएगा? इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम। अगर बैलेंस कंडीशन की बात किया जाए फिगर फर्स्ट से मेरे बाबू, तो आप देखोगे कि इस कंडीशन में भी, यानी अगर बैलेंस कंडीशन की बात किया जाए तो तुम देखो कि जो T sin थीटा है ये इलेक्ट्रिकल फोर्स F1 को बैलेंस करेगा, और T sin थीटा जो ये T cos थीटा जो वेट को बैलेंस करेगा। तो हम लोग देखेंगे मेरे बाबू, तो देखेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, यानी कि T1 sin थीटा ये किसको बैलेंस करेगा मेरे बाबू? तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स F1 को, और T1 cos थीटा ये किसको बैलेंस करेगा? तो वेटिंग फोर्स W1 को। आप इसका रेशियो ले लोगे, आप इसका रेशियो ले लोगे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा F1/W1 हो जाएगा, है ना मेरे बाबू, मेरे लाल लालियों। आप इसको इतना ही पे रहने दो। फिर लिखते हैं अगेन, फ्रॉम फिगर सेकंड। आप देखना बाबू फिगर सेकंड में देखो, ये जो T2 sin थीटा है ये F2 को बैलेंस करेगा, और T2 cos थीटा जो है W2 को बैलेंस करेगा। तो बैलेंस कंडीशन में क्या हो जाएगी मेरे बाबू? बैलेंस कंडीशन में इन इक्विलिब्रियम की बात किया जाए, अगर बैलेंस कंडीशन में बात किया जाए मेरे बाबू, तो यहाँ T2 sin थीटा बाई T2 cos थीटा, T2 sin थीटा जो है F2 के बराबर है, और T2 cos थीटा जो W2 के बराबर है। आप देखो ये इससे कट जाएगा, ये होगा tan थीटा, चूँकि एंगल इस कंडीशन में भी नहीं बदल रहे हैं, तो F2/W2 ही तो रहेगा। आप मिलाओ, दोनों इक्वेशन का LHS बराबर है क्या? दोनों इक्वेशन का LHS बराबर है? यदि है तो लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा मेरे बाबू? ये F1/W1 इक्वल टू F2/W2, F1/W1 इक्वल टू F2/W2। आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ देखो F1/W1 बराबर F2/W2 आया है। मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मेरे बाबू फिर देखना, हम लोग F1 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? F1 का वैल्यू बोले तो इलेक्ट्रिकल फोर्स K का वैल्यू, चलो तो हम लोग चाहें F1 का वैल्यू इलेक्ट्रिकल फोर्स है, फर्स्ट कंडीशन में इलेक्ट्रिकल फोर्स एयर में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने दो, दोनों चार्ज Q है तो Q × Q/Q² रहने दो, और दोनों के बीच की दूरी को हम लोग x माने हुए हैं तो x² रहने दो। ये F1 हो गया। W1 की वैल्यू की अगर बात की जाए तो W1 का वैल्यू आया था कितना? V × ρ × G। चलो F2 की अगर बात की जाए तो मीडियम में है, तो मीडियम में इलेक्ट्रिकल फोर्स
इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी रखेंगे, इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी रखेंगे। चार्ज तो बाबू बिल्कुल वही है और डिस्टेंस भी बिल्कुल वही है, बट यहाँ नेट फोर्स बदल रहा है, तो V इंटू रो इंटू जी माइनस V इंटू डी, बियॉन्ड फोर्स था V इंटू डी इंटू जी। आप देखो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, ये क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। आप देखोगे बाबू तो मेरे यहाँ बचेगा 1/V इंटू रो इंटू जी, और इधर देखोगे तो कितना बचेगा 1/εr। इसमें से V इंटू जी कॉमन ले लो तो ये रो माइनस डी, ये V से V और G से G कैंसिल हो गया मेरे बाबू। मेरे लाल लालियों ध्यान देंगे 1/रो इक्वल टू बचा हुआ है, आप ना इसको इधर भी ला सकते हो, ये 1/εr और ये रो माइनस डी, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1/εr इक्वल टू हो जाएगा मेरे बाबू, इसको इधर भेज दो रो माइनस डी बाई रो, रो माइनस डी बाई रो। तो रो का वैल्यू कितना दिया था मेरे बाबू 1.6, डी का वैल्यू दिया था 0.8 और ये यूनिट दिया था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर यहाँ रो की वैल्यू बात करें तो 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल कर दोगे, ये 1.8 में से 1.6 से 0.8 माइनस करोगे बाबू मेरे तो 0.8 ही होगा, और ये 1.6 ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 1/2, और ये आ गया 1/εr। मीन्स आप देख रहे हो कि εr इक्वल टू कितना मेरे बाबू, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल की क्वेश्चन है, कई बार पूछी जा चुकी है ये कई एग्जामों में। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत छोटा क्वेश्चन है और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। अगले बार हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है आप ज़रूर जीरो से पढ़ेंगे, इसको आप पूरी क्लास को अटेंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए आपको कूलम्ब्स लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप अगला भी एक्सरसाइज ढंग से पढ़ना चाहते हैं मेरे बाबू, तो आप पूरी लेक्चर को शुरू से जो है एक बार देख लेंगे पूरी लेक्चर को शुरू से, तो आप जो है अगले एक्सरसाइज को भी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ पाएंगे। ये देखिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, और आपके लिए इस एक्सरसाइज का कूलम्ब्स लॉ के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा ये, करेगी कैन अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अ सिमिलर चार्ज बॉडी, कैन अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अ सिमिलर चार्ज बॉडी, यस और नो में आंसर देना है। बस आपके पास 2 ऑप्शन है, यस और नो। तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर बताएं मेरे बाबू कि कितना होगा, बिल्कुल दिल की गहराइयों से, यानी दिल से इस क्वेश्चन को जो समझें। ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है कि क्या कोई चार्ज बॉडी जो है अपने जैसे दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, यस और नो, यानी क्या कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, या क्या कोई निगेटिव चार्ज बॉडी किसी दूसरे निगेटिव चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। यस और नो में आप आंसर दें, यस और नो में आंसर दें। बहुत सारे बच्चे जो है नो आंसर दे रहे हैं, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी या 2 निगेटिव चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, यस और नो में आंसर दें। ये क्या आपने अभी तक इतनी छोटी सी बात को नहीं समझ पाया है? क्या आप जो है ये नहीं जानते कि 2 सेम चार्ज पार्टिकल जो है क्या करती है एक दूसरे को, क्या 2 सेम चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी या नहीं? बहुत बेहतरीन आंसर। काफ़ी बच्चे जो है नो 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 कर रहे हैं, गुड। लेकिन नहीं मेरे बाबू, हम इसको समझते हैं, ये कभी कभी ऐसे सिचुएशन हो सकता है कि 2 सेम चार्ज बॉडी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। यानी हमारे लिए कैन मीन्स क्या ऐसा संभव है? तो यस संभव है, बट ये कब संभव है मेरे बाबू? सोचो मेरे बाबू, मेरे लाल लालियों, अगर एक चार्ज बॉडी बहुत बड़ी हो, एक चार्ज बॉडी काफ़ी बड़ी चार्ज बॉडी हो, मतलब बहुत बड़ी जो है अमाउंट ऑफ चार्ज रखती हो, एक चार्ज बॉडी जो है बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ चार्ज को रखती हो, और जो दूसरी चार्ज बॉडी है
जो दूसरी चार्ज बॉडी है, मान लो कि ये कोई छोटी चार्ज पार्टिकल है, बट ये पहले से मान लो कि छोटी चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज करो, सपोज करो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, बट बॉडी ए जो है बहुत बड़ी है बॉडी बी के रिस्पेक्ट में। अगर ऐसा रखोगे तो आपको पता है कि भले ही ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, फिर भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले हैं। जब आप इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इसके पास में रखोगे मेरे बाबू, तो इसमें जो भी पॉजिटिव होगा वो दूर के डायरेक्शन में रिपेल हो जाएगा, और इसके अंदर से ड्यू टू इंडक्शन बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है नज़दीक के एरिया में आ जाएंगे, और जब नज़दीक के एरिया में जो है निगेटिविटी बढ़ेगी और ये डिस्टेंस कम होगा तो ये पार्टिकल अट्रैक्ट हो सकती है। यानी ऐसा भी संभव है कि दो पॉजिटिव चार्ज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और हमारा आंसर यस में भी हो सकता है। लेकिन शर्त है मेरे लाल लालियों कि एक बॉडी बहुत बड़ी होनी चाहिए दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में। अगर ये दोनों बॉडी सिमिलर साइज की है, आइडेंटिकल है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर दोनों चार्ज बॉडी जो बिल्कुल आइडेंटिकल है तो इस कंडीशन में सेम चार्ज रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा। बट एक चार्ज बॉडी बहुत बड़ी है, जैसे एक चार्ज बॉडी पृथ्वी है मान लो, और एक दूसरी चार्ज बॉडी जो है कोई स्फेरिकल गेंद है या कोई मेटालिक जो है स्फेयर है, तो उस कंडीशन में जो है ये दोनों, अगर पृथ्वी जैसी बड़ी बॉडी को चार्ज कर दो और एक स्फेयर को रखो, तो ये इस कंडीशन में पॉसिबल है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो ये आप 100% नहीं रटना कि सेम चार्ज रिपेल करता है, कभी ऐसे भी कंडीशन आएंगे कि सेम चार्ज भी अट्रैक्ट करेगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? हाँ या ना में आंसर दो, यस और नो में आंसर दो मेरे लाल लालियों। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बात है। तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ को यहीं पे ड्रॉप करते हैं। मुझे विश्वास है कि अगर आप सारे लेक्चर्स को बहुत बारीकी से देखते हुए आए हैं तो अभी तक कूलम्ब्स लॉ का शायद ही कोई क्वेश्चन है जो आपसे छूट जाए। और यदि आपको लगता है, आपको कठिनाई फील होती है, तो मैं फिर वही बात कहूँगा कि आप लेक्चर नंबर 1 से इस लेक्चर नंबर 9 तक की जो है टोटल जो है लेक्चर को एक बार, दो बार, बार बार देखें। चूँकि अब तो यूट्यूब पर आपके सामने है, आप जब चाहें तब देख सकते हैं। और मेरी जो है दिल से आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है आप इस लेक्चर को जो है यानी कि शेयर करें, जिससे क्या होगा कि हमारी टीचर की मनोबल्स बढ़ेगी, और टीचर की मनोबल बढ़ेगी तो ये और एनर्जी के साथ काम करेंगे, और जब और एनर्जी के साथ काम करेंगे तो आपके लिए और बड़ी बात हो जाएगी, और भला हो जाएगा आपका। सब कुछ आप ही का तो है मेरे बाबू। इसलिए चलिए तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।